सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक्स के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको क्या पढ़ना है, जीन पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक डिसाइड करते हैं फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी अगली जनरेशन की, है ना। देन आपका डीएनए, आरएनए, देन योर सेल। सेल से फिर आपको पता है टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है ना। ये सब आपको पता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, ये टर्म्स जो है बार बार बायोटेक्नोलॉजी में यूज की जाएंगी, इसलिए मैं कहती हूं कि आपको बेसिक टर्म्स पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो प्लस टेक्नोलॉजी, है ना, जहां पर लिविंग या फिर बायोलॉजी का मतलब ही होता है ना लिविंग चीजों की स्टडी करना, है ना। तो जहां पर लिविंग चीजों से कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी उसको मैं बायोटेक्नोलॉजी कहूंगी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, जब जीन्स की स्टडी की जाएगी, इसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग बन जाएगी। ठीक है, तो चलो ये कहते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स लिविंग सिस्टम्स, और वो कौन से होते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। और ये सारी टेक्निक किस लिए यूज करना, बेनिफिशियल ऑफ पीपल, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक, है ना। कहां बायोटेक्नोलॉजी है यूज में, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाना कि कहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए, उनकी जो है वो बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाँ, एग्रीकल्चर में जैसे स्पेसिफाई करो कि हाँ हाँ हाँ, इतना भी दूर क्यों जाना, जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स आ गए हैं, है ना। आपने सुना होगा ना कई बार, यहाँ आपने आसपास नर्सरी वगैरह में भी, किसकी एक डाली पर इस कलर का फूल आता है, दूसरी डाली पर ये ऐसा फूल आता है, ये क्या है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी तो ना अपने इस्तेमाल के ऊपर, कि जीन्स को क्या किया गया, एक लाल कलर के फूल वाले जीन्स को व्हाइट कलर के फूल वाले जीन्स में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, और वो इस तरह से चेंज किया गया जैसा हम डिजायरेबल चाहते हैं उसमें। ठीक है, समझ आ गई। अपने आसपास एक तो एग्जाम्पल मैंने ये देखा। दूसरा, कोविड में जाओ जरा थोड़ा सा पीछे, जहां बायोटेक्नोलॉजी का यूज आपको देखने को मिलता है। वैक्सीन्स डेवलप हुई थी। वैक्सीन्स क्या यूज करती हैं, हाँ, वो एक टाइप ऑफ वैक्सीन होता है जो स्मॉल अमाउंट में या तो एक्टिव वायरस को यूज करती है या फिर डेड वायरस को यूज करती है ना। तो एक्टिव वायरस को भी यूज करने वाली वैक्सीन्स बनी, वो भी क्या था, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था, है ना। वायरस को यूज किया गया ना, वायरस भी तो क्या है, देखो अगर वो ह्यूमन बॉडी में तो लिविंग है और आउटसाइड है तो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, तो वो डेड है ना। पर वहां मान करके उसको क्या माना गया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हमने बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन डेवलप की। तो पहला एरिया तो क्या, जहां पर हमने इसके बारे में बात की, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, वैक्सीन कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना, जिनके जीन्स में मॉडिफिकेशन कर दो कुछ नया बन करके आएगा जो आप चाहते हो, है ना। ये डिफरेंट कलर के फ्लावर्स, ये क्या है, ये यही तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ही तो है। आजकल जैसे हम धारा मस्टर्ड का एग्जांपल लेते हैं कि धारा मस्टर्ड नाम की एक वैरायटी है, किसकी, सरसों की, है ना। वो रिसर्च होकर के आ चुकी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई है। अब उसको कह रहे हैं कि फील्ड ट्रायल हो चुके हैं, अब इसको क्या करो, लोगों तक पहुंचाओ। अब उसमें क्या ऐसे जीन्स डाले गए हैं जिसमें बीमारियां नहीं होती, समझ गए आप। तो क्या किया, जीन्स को मॉडिफाइड किया गया। और एग्जाम्पल बताओ जरा। हाँ, क्लोन बनाने में, है ना। पहला क्लोन कौन था, डॉली द शीप, है ना। क्लोन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अपने आसपास और देखना, कोई और टेक्नोलॉजी आपने देखी हो जहां बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। आईवीएफ नाम की एक टेक्निक सुनी है आपने, ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली सुनी होगी अपने आसपास कि ये बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है, वो भी क्या एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का। इनवर्टो फर्टिलाइजेशन है इसका पूरा नाम, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईवीएफ भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है ना। देन
और एग्जांपल बताओ एक दो अपने आसपास। सोचो। इंसुलिन का नाम सुना है, कहां यूज होती है? डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, है ना। ये भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी, ये एग्जांपल्स लिख लो, एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहां कहां यूज होते हैं, ठीक है। देन बेसिकली 4 तरीके की मोटे मोटे तौर पर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। पहली बायोटेक्नोलॉजी है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जो मेडिकल फील्ड में हमारे काम आती है। फॉर एग्जाम्पल IVF वैक्सीन, ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ये है ना। तो मेडिकल बायोटेक को क्या कहते हैं? रेड बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी। मैच करके दे दे या फिर आपसे ये पूछ ले व्हाट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी, इट इज रिलेटेड टू मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, है ना। फॉर एग्जाम्पल IVF वैक्सीन्स एटसेट्रा। फिर दूसरी है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भला कहां यूज होगी? आपने जीनोम प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना है, जहां जीन्स की सीक्वेंसिंग होती है और वो पता लगाते हैं कि इन जीन्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी जहां बायोटेक यूज होगी, ठीक है। जैसे जीन सीक्वेंसिंग, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं हर जीन टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हुई? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसको व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी भी कहा गया, ठीक है। मॉडर्न बायोटेक को क्या कहा गया? व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी भी कहा गया। बेटो नोट्स पे ही लिख लेते हैं, है ना, आपको अलग से फिर वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में चेंज हो जाएगा। नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इसे, ठीक है। नेचर का इस्तेमाल करके ह्यूमन बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल बायोटेक्नोलॉजी। देन मरीन बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी जिसको ब्लू बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ये कहां यूज होती है? आपने आजकल एथेनॉल के बारे में सुना है ना। क्या है एथेनॉल? पेट्रोल पंप पे कभी जाओगे E20 लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं पे आपको। व्हाट इज दैट? ऐसे ही होता है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये क्या E20 क्या है, कौन से तरह का फ्यूल होता है। देखो जब डीजल में बेसिकली आप इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हो, फ्यूल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हो, ब्लेंडिंग का मतलब इथेनॉल भी फ्यूल ही है और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बट इथेनॉल क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ फ्यूल है, तो वो उसमें ऐड होता है आपके। आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि 20% ब्लेंडिंग होनी चाहिए, इसलिए उसको E20 कहते हैं। ऐसा फ्यूल जिसमें 20% क्या है? इथेनॉल है, उसको E20 कहा जाता है, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे, आप सेम रेट पे होता है कि आप E20 डलवाना चाहोगे, उसमें ब्लेंडिंग हो रखी है ना। ब्लेंडिंग करने का गवर्नमेंट को क्या फायदा? एक तो देखो वो वेस्ट चीजें यूज हो गई, दूसरा क्या है कि हमारी जो रिलायंस है धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे दूसरे देशों पे वो कम हो जाएगी, है ना। अभी 20% का इथेनॉल से सक्सेसफुली हम लोगों ने इंजन चला करके देख लिया है, इवन प्लेन भी उड़ा करके देख लिया है, ठीक है। तो एज ए फ्यूल अच्छा काम करता है इथेनॉल। धीरे धीरे हम इस ब्लेंडिंग को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। पहले 10% था, फिर 20% कर दिया। एलएगी से भी बन सकता है इथेनॉल। ये मरीन बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल हो जाएगा कि एलएगी से क्या बना दिया हमने? इथेनॉल। और ये क्या हुआ फिर? मरीन बायोटेक, है ना। ये जो इथेनॉल फ्यूल्स होते हैं इनकी जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, है ना। फर्स्ट वाले तो बिल्कुल ही रॉ प्रोडक्ट से, कहीं पे भी एग्रीकल्चर वेस्ट होगा आप उससे बना सकते हो, ठीक है। सेकंड में आपका जो शुगर केन से, मिल्स से भी, तो मिल्स को भी तो बोलते हैं ना, जो आपकी ये शुगर मिल्स है, कि आप अपना जो बचा हुआ है वो उसके इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भेजो। फिर एलएगी से प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये जनरेशंस हैं एथेनॉल की, ठीक है। एथेनॉल पे बाद में जाएंगे जब फ्यूल्स वगैरह पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि एलएगी से अगर एथेनॉल बनाया जाता है, इट विल बी द एग्जांपल ऑफ मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कौन कौन सी, अच्छा एक प्रोसेस का नाम सुना है आपने, बायोरेमिडेशन। बायोलॉजी के या बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट्स को, लिविंग चीजों को इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट से पॉल्यूशन को हटाना और उसको बेटर बनाना बायोरेमिडेशन होता है, ठीक है। डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हो, एनवायरनमेंट में तो ये आता है बायोरेमिडेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपके टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, हम बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू फ्यूल्स में कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो गए बायोटेक के। अब ये बात कर रहा है कि क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती है फिर बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी तो समझ लिया कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लिविंग चीजों का टेक्निकल इस्तेमाल करके लोगों की भलाई के लिए उनका यूज करना, पर कौन कौन सी टेक्निक से आप ऐसा कर पाओगे। तो पहला क्या है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसको क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए में मॉडिफिकेशन कर देना, है ना, जो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो उनको अचीव कर लेना, या तो मॉडिफिकेशन कर लेंगे या डीएनए के पर्टिकुलर सेक्शन को कट करेंगे, उसमें डिजायर्ड डीएनए फिट करेंगे और एक नई चीज बन जाएगी। इसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टू अलाउ मॉडिफिकेशन इन डीएनए, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड तो सुना होगा ना आपने, है ना। हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग जेनेटिक वैरायटी से मिलाकर के कोई तीसरी चीज प्रोड्यूस कर देना, है ना। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, ये भी इस्तेमाल की जा सकती है टेक्नोलॉजी। देन टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर का इस्तेमाल करके, कि सेल को, जैसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना, इनका टिश्यूज का और सेल का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। देन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, बेसिकली आईवीएफ टाइप सी टेक्निक होती है। इसमें एम्ब्रॉय जो बेसिकली जिस मदर में फॉल्टी डीएनएज हैं उनको निकाल करके हेल्दी में पुट किया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट फर्मेंटेशन, बायो कन्वर्जन, ये टाइप की टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी को ना मैं दो टाइप से क्लासिफाई कर सकती हूं मोटे तौर पर। कैसे, एक तो जीन बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी। जीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें जीन ट्रांसफर का इस्तेमाल होता है ना। जीन्स में हम कोई चेंज करते हैं या जीन्स को कट करते हैं, रिमूव करते हैं, या फिर नए जीन को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब जीन्स के साथ हम कोई चेंज करते हैं, इट बिकम्स जीन बायोटेक्नोलॉजी। और इसके अलावा अगर मैं सेल्स, टिश्यू से या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म से डील करूंगी, दैट बिकम्स नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। जीन सबको पता है क्या है ना, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जिसमें मिलती है। चलो, तो इंडियन साइंटिस्ट है एमएस स्वामीनाथन, उन्होंने बेसिकली इन टेक्नोलॉजीज को लेकर के बेसिकली कंट्री के फूड प्रोडक्शन को के बारे में चिंता जताते हुए इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कही, ठीक है, कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो लो है, तो हम क्यों ना इस टाइप की, अब जैसे वो ग्रीन रेवोल्यूशन में वेराइटीज आई, डिफरेंट वेराइटीज आई ना ग्रीन रेवोल्यूशन में, तभी तो हम क्या सेल्फ सफिशिएंट हो पाए ना फूड प्रोडक्शन में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, वो एमएस स्वामीनाथन जी ने कहा कि आप इस बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फूड प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा देते कंट्री का, सो दैट हमें फूड प्रोडक्शन को लेकर के गेहूं चावल के ऊपर किसी दूसरे देश के ऊपर रिलाय ना करना पड़े, है ना। तो चलिए, इसको क्या कहा गया, इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी का इकोनॉमिक इस्तेमाल, है ना, उसकी इकोनॉमिक्स समझा, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू मनी, है ना। तो एनवायरमेंट के इकोलॉजी की मनी के बारे में, कि पैसा कैसे जनरेट किया जाए, फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, है ना। तो उससे क्या फायदा होंगे, एक तो देश की जनता में जो भूखमरी है वो खत्म हो जाएगी, ऊपर से लोगों में सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होगा। अब गेहूं प्रोड्यूस ही इतना हो कि वो खाया ही जाए, तो उसका कमर्शियलाइजेशन क्या होगा, है ना। तो आप प्रोडक्शन बढ़ा दो कि लोग खा भी लेंगे और उसको सेल भी कर देंगे, ठीक है। देन 1960 में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होती है, वर्नर अर्बर
इन फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? बायो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को थोड़ा सा तेज कर देते हैं, कैटलिस्ट टाइप के होते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देंगे, उनको एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं? कैटलिस्ट जरूरी नहीं है कि वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। एंजाइम्स बायो के ही होंगे, लिविंग ही होंगे और किसी भी रिएक्शन को तेज कर देंगे, एंजाइम्स उनको कहा जाता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इन्होंने बेसिकली इन्वेंशन किया। तो इन्होंने क्या किया कि एक डीएनए के स्ट्रैंड को कट करके एंजाइम डाला और थोड़े चेंजेस किए, तो ये नए टाइप की टेक्नोलॉजी। फिर 1973 में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने एक रिमूव किया पर्टिकुलर जीन फ्रॉम ए बैक्टीरिया और उसको रिमूव करके दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से सक्सेसफुली उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? इंसुलिन बाद में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां से बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है। इंडिया में जो एक बॉडी है, एक डिपार्टमेंट है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें देखता है, उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, 1986 में हमने इसे सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरह से स्थापित किया और किसके अंदर आया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसने क्या किया है। इसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है किस चीज को लेकर के? ग्रोथ एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एनिमल साइंसेस, एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या है? बेसिकली 2 एपेक्स लेवल की एडवाइजरी कमिटीज हैं जो फंक्शन करती है, एडवाइज करती है कि गवर्नमेंट को बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए, क्या क्या एडवांसमेंट को देखना चाहिए। पहली बॉडी क्या है? साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी। दूसरी है स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी ओवरसीज। 2 कमेटी, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में? बेसिकली सबसे पहला इनिशिएटिव तो क्या किया है कि फंडिंग या एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है, उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को ज्यादा पैसे देने शुरू कर दिए जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में है, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बेसिकली इन्होंने क्या किया है? अप्रूव भी किया है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है उनको। ठीक है, जो खाने की है अब तक कोई ऐसी वैरायटी नहीं है, बस बीटी कॉटन को छोड़ के जिसको अप्रूवल मिला हो। बीटी कॉटन को भी इसलिए है क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, क्योंकि अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो फसलें हैं वो ह्यूमन बॉडी पर कैसे एक्ट करेंगे इसके बारे में कोई हमारे पास पूरा डाटा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे एक धारा मस्टर्ड आया था, फिर उसके बाद क्या है? बीटी ब्रिंजल, इन सबको प्रूव नहीं किया गया है कमर्शियलाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जाकर के कैसा इफेक्ट देंगे ह्यूमन बॉडी में अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो बीटी कॉटन को अभी तक इन्होंने अप्रूव किया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को मोर कंपैटिबल बनाया है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, देन पेटेंट बिल पास हुए हैं पार्लियामेंट में, जिसमें 20 इयर्स का पेटेंट टर्म दिया गया। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अपने नाम का कोई कॉपीराइट पेटेंट जैसी चीज करा लेना किसी इन्वेंशन को लेकर के, और उसको 20 साल तक वो आपके नाम पे रहेगी अगर आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है तो। ठीक है, वो किसके लाइन में है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक वो है ना ट्रिप्स, आपने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ऐसा कुछ पढ़ा होगा, है ना, तो वो बेसिकली इससे कंपैटिबल है। बायोसेफ्टी गाइडलाइंस को पूरी तरह से इन्होंने क्या किया? एक्नॉलेज किया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो कहां हो सकता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो सकता है, जैसे स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने पर्टिकुलर जीन को रिमूव किया, तो इस जीन में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है जो मैंने क्रॉप्स के बारे में बात की। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूं कि हो सकता है यहां पर पेस्ट ज्यादा आते हो, तो क्या मैं कोई ऐसी वैरायटी जीन्स में चेंज कर सकती हूँ जो पर्टिकुलर पेस्ट से रेजिस्टेंट हो, है ना। ये ज्यादा टेम्परेचर होता है फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में, तो क्या
किसी फसल के जीन को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा किया जा सकता है कि वो ज्यादा टेम्परेचर में भी ग्रो करे, है ना? तो क्या किया कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीन्स को मॉडिफाई कर लिया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी वैरायटी है राइस की, उसके जीन्स में चेंज कर देना। नहीं, वो तो जैसे आप कहते हैं ना कि उसमें विटामिन और मिनरल, उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि फूड प्रोड्यूस हो चुका है, अभी राइस आ चुका है मार्केट में, अभी क्या करना है कि लोग, हमारे देश में जो अभी चैलेंजिंग सिचुएशन है माल न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की कमी की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे विटामिन हैं जिनको बाद में फूड में इन्फ्यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे विटामिन डी से आपको मस्टर्ड ऑयल में मिलेगा, जो स्पेशली कोटा इसमें मिलता है, आपके जो गवर्नमेंट कोटा में मिलता है ना, सरसों का तेल, उसको फोर्टिफाइड किया गया, उस पे ऐसा करके कुछ निशान मिलेगा। इसका मतलब इसमें मिनरल्स और विटामिन ऑलरेडी एडेड है। राइस में भी किया जा सकता है ना? तो फूड उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जीन्स मॉडिफाई करना इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसमें तो चावल आया, उसमें कुछ मल्टीविटामिन या कुछ और ऐड किए और निकालो भाई इसको, है ना? फोर्टिफिकेशन इज डिफरेंट। और जेनेटिकली तो मॉडिफाई, तो उसके जीन्स लेंगे सबसे पहले, उसमें किसी क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी सुनी है ना, किसी एक पर्टिकुलर जीन को काटेंगे, कुछ नया जीन उसमें ट्रांसफर करेंगे और नई चीज आ जाएगी आपके पास, अब वो ग्रो करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कि जेनेटिक मेकअप को अल्टर किया जा सकता है, प्रोडक्शन बढ़ाने में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यील्ड कम हो रही है फार्मर्स के पास, तो हम क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको हायर यील्ड दिलवा सकते हैं। डिजीज को भी मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर डिजीज के जीन स्टडी कर लो कि किन जीन्स में मॉडिफिकेशन की वजह से ये डिजीज हो रही है, तो उन जीन्स को या तो रिमूव कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, है ना? तो मेडिकल में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का। चलिए, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग था, दूसरा प्लांट एंड टिश्यू कल्चर था, वो प्लांट्स में चेंजेस करना, बस ये वाली बात है। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है? लैब ग्रोन एंटीबॉडीज होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप होती है जो लैब में ग्रो की जाती है। एंटीबॉडीज का मतलब तो आपको पता है ना, कोई भी बीमारी आई उसके साथ बॉडी लड़ने की कोशिश करेगी, वो कौन होंगी? एंटीबॉडीज होंगी जो लड़ाई करेंगी, है ना? मोटा सा ये पता है। देन ये कहता है मोनोक्लोनल क्या? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल से जो लैब में ग्रो की जाए एंटीबॉडीज, उनको मैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहूंगी। क्लोन करी गई है, मोनो का मतलब एक जैसी व्हाइट ब्लड सेल से। ठीक है, पॉलीक्लोनल भी हो सकती है, जो डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस की जा सकती है। तो दो तरह की एंटीबॉडीज हो सकती है जो लैब में ग्रो की जाएंगी। कौन सी? एक तो मोनोक्लोनल, दूसरी पॉलीक्लोनल। फर्क क्या है दोनों में कि इसमें तो मोनोक्लोनल, मोनो का मतलब तो वन होता है ना, सिंगल, तो एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होंगी। व्हाइट ब्लड सेल तो वैसे भी क्या होते हैं, जब इंक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल हो आपके ब्लड रिपोर्ट में, तो क्या कहते हैं कि शरीर में कोई इंफेक्शन है और बॉडी उससे फाइट कर रही है ना? तो एक पर्टिकुलर टाइप की व्हाइट ब्लड सेल से अगर कोई भी लैब में ग्रो की जाए एंटीबॉडी, तो मैं उसको क्या कहूंगी? मोनोक्लोनल। और डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल से अगर बनाई जाए लैब में, तो मैं पॉलीक्लोनल। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जो बेसिकली डिफेंस वर्कर्स होती है। डिफेंस वर्कर का मतलब बॉडी को किसी भी, क्या हो गया, बॉडी को किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। और एंजाइम्स का सिंथेसिस किया जा सकता है। देन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या बायोप्लास्टिक का भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। बता दे दीदी। हाँ, ब्लड सबसे, हाँ, इस पर रोना चाहिए, इस पर हंसना थोड़ी चाहिए। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। ब्लड सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? देखो, आपको पता होगा ना, ब्लड डोनेशन बार बार करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि जितनी डिमांड है ना ब्लड की, ट्रांसफ्यूजन की, उतनी डोनेशन की नहीं है।
कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बॉटल्स रोजाना ब्लड की ट्रांसफ्यूज हो रही है, चढ़ रही है, तो 50 ही लगभग डोनेट की जा रही है ना। तो हमें इसका मतलब क्या, ब्लड की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा। तो क्या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ब्लड का सब्स्टिट्यूट बनाया जा सकता है इन फ्यूचर? देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी भी क्वेश्चन आए जो फ्यूचरिस्टिक बात करता हो कि फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है, वो स्टेटमेंट को सही लगाना है, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता क्या किया जा सकता है। ब्लड क्या पूरा पूरा इंसान बना सकते हैं वो फ्यूचर में, यू नेवर नो, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली, है ना। तो फ्यूचर का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन दिस एरिया इन फ्यूचर, हाँ सही है, कैन बी यूज्ड, मना थोड़ी कर सकते कि कैन नॉट बी यूज। पता चले कल किसी साइंटिस्ट का उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आर्टिकल आ गया उस पर, है ना। तो फ्यूचरिस्टिक तो यूज किया जा सकता है, ब्लड सब्स्टिट्यूट की तरह भी, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्लड को सिंथेसाइज किया जा सकता है आगे रिसर्च करके, ठीक है। देन माइनिंग वगैरह में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्टिकुलर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, है ना, पर्टिकुलर बैक्टीरिया का यूज कर लेना, तो वो बेसिकली माइनिंग में। क्लोनिंग, क्लोन का मतलब क्या होता है, सेम कॉपी, मतलब लिविंग चीजों की फोटोकॉपी इज क्लोनिंग, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट में कलर्ड फोटोकॉपी, है ना, जैसे उर्वशी की बना ले, एक घर पे छोड़ा है कि हाँ क्लासरूम में ले आए, क्लासरूम में हमें थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट वाली कॉपी चाहिए, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लोनिंग। सेम वैसा का वैसा, है ना। देन फूड वगैरह में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल में तो किया ही जा सकता है ना, वैक्सीन बना रहे हैं भाई, तो फार्मास्यूटिकल में तो दवाइयां बना सकते हैं इनको यूज करके। पॉल्यूशन कंट्रोल में बिल्कुल किया जा सकता है। एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग मैन्योर फ्रॉम द क्रॉप रेजिड्यू। एरोबिक कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके रिएक्शन करते हैं। एनारोबिक कौन से, जो बिना ऑक्सीजन की मदद से रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे उनको बेसिकली खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रॉप का जो बचा हुआ रेजिड्यू है खेतों में, उसको मैन्योर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी का। देन ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। देन बेसिकली एक टाइप का बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर ऑयल स्पिल हो जाए सी में, तो इसकी मदद से उस ऑयल को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, क्योंकि ऑयल स्पिल इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ पॉल्यूशन इन सी, है ना। सी में, ओशन में पॉल्यूशन होने का सबसे बड़ा रीजन ऑयल स्पिल है, क्योंकि यहां से वहां ऑयल के टैंकर शिप्स आती रहती हैं और वो वहां पे स्पिल हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इस बैक्टीरिया की मदद से, ये याद रखना इस बैक्टीरिया का नाम, आपसे पेपर में पूछ भी सकते हैं, यू नेवर नो, इसमें पूछे इट इज द यूज ऑफ दैट। तो ईटिंग अवे द ऑयल स्पिल्ड ऑन द सी सरफेस, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट में भी किया जा सकता है। देन डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में, उसके डिग्रेडेशन के लिए भी कुछ बैक्टीरिया हम छोड़ दें, वो डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो पेस्टिसाइड। बायो रेमिडिएशन मैंने आपको बताया था। रिक्लेमेशन ऑफ एनवायरमेंट, रिक्लेमेशन ऑफ एनवायरमेंट का मतलब एनवायरमेंट को दोबारा से स्वच्छ कर देना, साफ कर देना, है ना, थ्रू एप्लीकेशन ऑफ बायोटिक एजेंट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हो सकती है, डिटर्जेंट्स बना सकते हैं, पॉलिस्टर्स, विटामिन सिंथेसिस कर सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग वगैरह के लिए बना सकते हैं, यूज किया जा सकता है। तो हमने अभी तक क्या क्या अचीव किया है, हमारी अचीवमेंट क्या है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। बहुत बार यूज होता है, पर वो भी लार्ज स्केल पे नहीं है, ठीक है। उसको क्या कह सकते हैं, बायोरेमिडिएशन इज बेसिकली नेचुरल फिल्टर, नेचुरल प्योरीफायर, है ना। और ये बेसिकली कुछ स्पीसीज होती है, कुछ जैसे ये लाइकन्स वगैरह है, ये हेल्थ को भी बताते हैं आपके एनवायरनमेंट की। एलेगी हो गई, लाइकन्स हो गए, ये बायो इंडिकेटर बोलते हैं इनको। बायो इंडिकेटर का मतलब क्या है, ये अगर प्रेजेंट है तो समझ लेना एनवायरनमेंट की हेल्थ ठीक है ना। ये गायब होने लग जाए तो समझ लेना एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। तो बायो इंडिकेटर्स की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये। देन
अभी तक हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स बनाई हैं, किट्स बनाई हैं, वैक्सीन्स बनाई हैं, है ना। दूसरा क्या है, जीएम क्रॉप्स बनाई हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई हैं। दूसरा, मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। भैंस को, गाय को आपने देखा होगा ना, तो वो क्या है, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक पर्टिकुलर हार्मोन है जो आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है एनिमल्स में, और वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मिल्क सप्लाई को बढ़ाता है। ठीक है। फिश फार्मिंग, उसको ज्यादा अच्छी बात नहीं है ना, हाँ, पर मतलब ठीक है। फिश फार्मिंग, सीवीड फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ एडहेसिव, देन यूज ऑफ एंजाइम फ्रॉम थर्मोफाइल बैक्टीरिया, फाइटिंग पॉल्यूशन यूजिंग माइक्रोब्स, रिमूव कंटेमिनेटेड बाय हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स होती हैं आपके पानी में प्रेजेंट होती हैं, इनको भी रिमूव किया जा सकता है बैक्टीरिया की मदद से। ठीक है, पानी को प्योर करने के लिए। वाटर ट्रीटमेंट, कार्सिनोजेनिक होती है हेवी मेटल्स, इसीलिए आप देखोगे अपने आसपास हरियाणा में जितने कैंसर के केसेस अभी आ रहे हैं पहले नहीं होते थे, ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, या हमारे पानी की जो हालत है वो उस हिसाब से। आप हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट देख लोगे अपने आसपास, है ना। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो बहुत है ये। ट्रीटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन, ट्री क्लोन्स बनाना, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम बायोमास, है ना, बायोमास से एनर्जी का प्रोडक्शन करना, बायोगैस वगैरह, बायोसेंसर्स, वही मैंने बताया था, बायो इंडिकेटर्स, बायोसेंसर्स, दे आर द सेम। देन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, उसको क्लोन बना लो है ना, जैसे डॉली का बना लिया था शीप का, ऐसे क्लोन बना सकते हैं, या उसी के जीन्स को थोड़ा मॉडिफाई करके उसको थोड़ा सा एनवायरमेंट में ज्यादा अडेप्टेबल बना सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल गैंगेटिक डॉल्फिन बड़ी सेंसिटिव सी होती है, पॉल्यूशन होते ही गायब होना शुरू हो जाएंगी, तो हम क्या करें, उनकी जेनेटिकली थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करें, उनको थोड़ा रेजिस्टेंट बनाए, रेजिलियंट बनाए एनवायरमेंट को लेकर के, है ना। चलिए हाँ यार, ह्यूमन, इसी को तो सेल्फिशनेस कहते हैं ना सुमित। इतनी अडेप्टेबिलिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ह्यूमन को आ जाए तो फिर बात ही अलग हो ना, कि इस धरती पर रहने का अधिकार सबको है। कुत्ते को नहीं खड़ा होने देते दरवाजे के सामने, जैसे मतलब पता नहीं इसने तो धरती पे क्या ही कर दिया इस बेचारे ने, है ना। अरे भाई तुम रह रहे हो, इतना बड़ा घर बना लिया तूने यहाँ पे, तो मतलब ये और आ गया तो क्या फर्क पड़ गया। बेनिफिट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बंदर भगाने लग जाएंगे, अरे उसकी भी धरती है भाई, उसको भी रहने दे, कोई बात नहीं। मतलब ये तुम्हारी जगह पे नहीं आए, पहले तुम इनकी जगह पे आए हो, यहाँ पेड़ होते थे, है ना। बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है, प्री में इसमें से कुछ नहीं आएगा। मैं अगर आपसे एक लाइन में लिखवाऊं कि व्हाट कैन बी द बेनिफिट्स ड्रॉन फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप लिख सकते हो, है ना। पहला तो क्या, फूड प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है इसकी मदद से। दूसरा बेनिफिट क्या है, डिजीज का डायग्नोसिस हो सकता है। डायग्नोसिस का मतलब पता लगाना, क्यों हुई, इसी को क्यों हुई, और किन किन को हो सकती है, क्या कारण है इसके फैलने के, है ना, ये डायग्नोसिस होते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस किया जा सकता है, वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसका डिस्पोजल किया जा सकता है। देन प्लांट और एनिमल की सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जा सकती है ना, पर्टिकुलर वैरायटी को कंजर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मुर्रा नस्ल की हमारे यहाँ पे भैंस काफी फेमस होती है ना, तो वो अपने जेनेटिक सुपीरियरिटी की वजह से फेमस है। पूजा क्यों हंस रही है, समझ नहीं आया, ठीक है। उनको कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है, उनका कंजर्वेशन किया जा सकता है। अब नुकसान क्या हो सकते हैं, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें उसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, लाइक उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके हैजार्ड्स क्या क्या हैं, और आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम क्या बेटर कर सकते हैं उस फील्ड में। नुकसान क्या हो सकते हैं, इमेजिन करो कोई भी रॉन्ग डीएनए इंसर्ट कर दिया जाए, ह्यूमन में कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि बिल्कुल सबकी आवाज लता मंगेशकर जैसी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल गलती से भौंकने वाले जीन्स ट्रांसफर हो गए हो सकती है ना, गलती तो कहीं भी हो सकती है। तो अगर रॉन्ग डीएनए सेगमेंट इंसर्ट किया जाए तो ये नई डिजीज भी ला सकते हैं, है ना, नई तरह की बीमारियां आ जाएंगी।
अगर गलती से कोई गलत डीएनए चेंज हो गया, गलत जीन ट्रांसफर हो गया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं सुना में बड़ी वो न्यूज आती थी कि ये जो कोरोना वायरस है तो चाइना ने जानबूझ के लैब में ग्रो किया था। अगर ये ऐसा किया होता, जो कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, वी नेवर नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अगर ऐसा किया जाए तो कितना बड़ा वेपन हो सकता था ना मास डिस्ट्रक्शन का। पता चले कि खांसी जुकाम नहीं होगा, सीधा आदमी जाएगा ऊपर और चाइना वाले बच गए सिर्फ, है ना। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया जा सकता है। देन एग्जिस्टिंग स्पीसीज में अगर कोई चेंज किया जाए, क्या पता वो एक्सटेंट हो जाए, खत्म ही हो जाए, डिजास्टर हो सकता है ना। कोई एक छोटा सा कीड़ा भी अगर धरती से गायब हो जाए, उसकी पूरी पूरी स्पीसीज गायब हो जाए, उससे भी फर्क पड़ता है फूड चेन को, है ना। देन साइंटिस्ट्स आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, वो गलतियां कर सकते हैं। कोई न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कैन कम आउट ऑफ दीज लैब्स व्हिच कैन बी हॉस्टाइल टू ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कोविड थ्योरी में कहा गया कि अगर वो लैब से बाहर आए, सपोज कोई रिसर्च हो रही है, लैब से बाहर आ गया, इट कैन प्रूव हार्मफुल। अभी तो पता भी नहीं वो क्या करने वाला है और लैब से बाहर आ गया गलती से, है ना। देन न्यू डिजीज अगर आ जाती है, पूरी पूरी स्पीसीज भी खत्म हो सकती है। तो इसके साथ इतना छेड़छाड़ या कोई मतलब बहुत ध्यान से हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। जीन क्या है, हेरिडेटरी यूनिट है ऑर्गेनिज्म की, स्मॉल सेगमेंट है डीएनए और आरएनए का, जो कहां लोकेटेड है, क्रोमोसोम में लोकेटेड है। और क्रोमोसोम कहां है, ठीक है, और वो सेल में है। एक थोड़ा सा नोट कर लो, एमआरएनए पढ़ना है। व्हाट इज एमआरएनए? मैसेंजर आरएनए। आरएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए लिख लो, या तो, क्योंकि टीआरएनए भी होता है। बस मोटी सी वर्किंग पता हो कि ये करता क्या है। चलो अब ये कह रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीनोमिक फिंगरप्रिंटिंग किसको कहा जाता है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कि आपका फिंगरप्रिंट दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होगा। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या आया, फिंगरप्रिंटिंग आया। कि भाई कोई ऐसा फुल प्रूफ मेथड बताओ जिससे पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो किसी के दिमाग में आएगा भाई ये जो फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, हर इंसान की अलग होती है। ये डीएनए के 0.1% जो पार्ट मैंने बताया ना कि ये अलग होता है बाकी के ह्यूमन से, ये उसका पार्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। आइरिस स्कैन, ये भी सबका डिफरेंट होता है, इसका इस्तेमाल कर लो, है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज अडॉप्टेड बाय फॉरेंसिक साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल बाय द रिस्पेक्टिव डीएनए प्रोफाइल। ठीक है, तो क्लिनिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का सबका लगभग सेम होता है, डिफरेंस होता है सिर्फ बेस पेयर में। ओनली 0.1% ऑफ ह्यूमन डीएनए इज यूनिक। इसी का इस्तेमाल करके पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में, है ना। पता चला, बाल से भी पता कर लिया, है ना, सलाइवा से पता कर लिया, है ना। इंग्लैंड में फर्स्ट अडॉप्ट किया गया डीएनए फिंगर प्रोफाइलिंग टेक्निक 1984 में, और किसने? सर एलेक जेफरी। ये पता होना चाहिए, सर एलेक जेफरी, इंग्लैंड में 1984 में। इस्तेमाल कहां हो सकता है डीएनए टेक्नोलॉजी का? क्योंकि डीएनए तो आपके बारे में सब बता देगा ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देगा डीएनए। तो कहां इस्तेमाल किया जा सकता है? पैटर्निटी एंड मैटरनिटी सूट्स में। कोई आकर के क्लेम करने लग जाए तुम आईएएस बन जाओ, तो ये हमारा बाप है है ना, तब इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमांशु को लेट हंसी आई, ठीक है। तब मतलब ऐसे पता नहीं हो कि फादर कौन है मदर कौन है, ठीक है। ऐसे केसेस में जीन को चेक किया जा सकता है, जो क्लेम कर रहा है उसका और उसका डीएनए मैच करके देखा जा सकता है, ठीक है। देन फॉरेंसिक साइंस इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पे कौन प्रेजेंट था, चीजों को देखा होगा ना, ग्लास उठा लिया, भाई हाथ लग गया था उसका, ये सब क्या है? ये जेनेटिक फॉरेंसिक साइंस में यही तो है सारा डीएनए प्रोफाइलिंग। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार पे आपका ये आइरिस स्कैन वगैरह क्यों लिया गया, फिंगरप्रिंटिंग क्यों ली गई, है ना, आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि आइडेंटिफाई कर जाए कि ये जो आधार कार्ड है सेम पर्सन का है या नहीं है। देन इनहेरिटेड डिसऑर्डर को भी पता किया जा सकता है डीएनए की मदद से, कि आपको जो जीन से या हेरिडिटरी डिजीज कोई होती आ रही है उसके बारे में पता किया जा सकता है, ठीक है। जीनोम की बात कर रहे हैं।
अब देखो डीएनए में क्या है, डीएनए में पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, पर हमें चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिएगा, जीनोम, जीन का बड़ा हिस्सा, ठीक है, जिसमें क्या सारी इंफॉर्मेशन हो, कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, मुझे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जीनोम लेना पड़ेगा। एंटायर सेट ऑफ डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन रखता है। जीन में तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी डीएनए के पार्ट में, है ना, तो मुझे अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए मैं क्या ले लूं, जीनोम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए जीन्स, ठीक है। अब ये बोलता है कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूजुअली स्टोर्ड देयर जीनोम्स इन अ सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम में उनका सारा जीन्स और वो सब होता है। देन अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो देयर जीनोम और वन और मोर क्रोमोसोम में स्टोर्ड होता है। यही तो फर्क होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो बेसिकली जीनोम के बारे में ही दे रखा है, इज द डीएनए और सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इन अ सेल, मोस्ट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियस एंड इंट्रिकेटली कोइल्ड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, है ना। ज्यादातर पोर्शन कहां है डीएनए का, उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर होता है। द रेस्ट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए कहां होता है ज्यादातर, सेल के न्यूक्लियस में, पर थोड़ा बहुत कहां हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी चीज आती है, वो आगे हम जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिकली क्या करेंगे, ट्रांसफर की भी बात करेंगे, कि जनरली मदर से रिलेटेड डिजीज जितनी भी आती है माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की वजह से आती है ना। तो हम बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे चेंज किया जाए, फॉल्टी को, और उससे कैसे रिप्लेस किया जाए, ठीक है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस, क्योंकि यहां से सेल को एनर्जी मिलती है ना। चलो इतना ज्यादा बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस डीएनए आरएनए पता होना चाहिए। जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से क्या बनती है, प्रोटीन्स, और प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोटीन की वजह से सब कुछ बन रहा है ना, आपकी बॉडी उसी की वजह से फंक्शन कर रही है ना, प्रोटीन की वजह से। सारे ऑर्गन्स भी इसीलिए, आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी जिसको कोलेजन बोलते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना। हम एक टाइम के बाद हमें स्किन दिखती है ना आपको कि बूढ़े होने लगे, रिंकल्स आने लगी, वो क्या है, कोलेजन खत्म हो रहा है आपकी बॉडी से। कोलेजन इज टाइप ऑफ प्रोटीन। तो कोलेजन या प्रोटीन जब कम होता चला तो हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, है ना। तो बेसिकली लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक ही प्रोटीन है। चलो ये समझ आ गया कि ये सेल है पूरी की पूरी, इसका न्यूक्लियस है, ज्यादातर डीएनए इसी में है, थोड़ा बहुत बार माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्रोमोसोम, ये आपका डीएनए, और डीएनए में ये जीन, ठीक है। क्रोमोसोम का ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इमोशंस में आगे ज्यादा लिख दिया था, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। When the protein do not function as intended, it leads to disease. तो जैसे फंक्शन करना चाहिए प्रोटीन को या आपके बेसिकली डीएनए को या रिलेटेड ऑर्गन्स को, तो डिजीज हो जाती है, यही तो है ना। अब ये कह रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के वर्ल्ड में कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं कि जीन्स या जीनोम लो पॉपुलेशन से, उनको स्टडी करो, उनको सीक्वेंस करो और इंफॉर्मेशन निकालो। इससे क्या फायदा होगा, इससे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के बारे में हमें पता चलेगा। कि आपको पता होगा ना, कुछ पर्टिकुलर डिजीज तो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ही होती है ना। ये आपको पता चलेगा कि ये तो अफ्रीका में ज्यादा होती है, ये एशिया के लोगों में ज्यादा होती है, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये कह रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, सीक्वेंसिंग या जीनोम मींस डिसिफरिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर इन एन इंडिविजुअल, कि कैसे अलाइंग है, कैसे है ये इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। मे बी पॉसिबिलिटी है, वही जीन्स का ही तो है ना वहां भी, ठीक है। दिस डिसाइफरिंग और रीडिंग ऑफ द जीनोम, व्हाट सीक्वेंसिंग इज ऑल अबाउट। इस जीनोम को और सीक्वेंसिंग को पढ़ना ही जीनोम सीक्वेंसिंग है, ठीक है। क्योंकि वो एग्जैक्ट सिचुएशन या एग्जैक्ट सीक्वेंसिंग हमें पता चल जाए, कुछ ऐसी सी होती है, आपको पता चलेगा एक इंसान में, दूसरे में, अच्छा इसकी वजह से ये सीक्वेंस यहां से गलत हो रही है, इस वजह से इसमें ये डिजीज आ रही है ना।
ये कैसे जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है, ये तरीका है, क्योंकि इसको लेकर के इंडिया में भी प्रोजेक्ट चल रहा है और वर्ल्ड में भी प्रोजेक्ट चल रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑलमोस्ट एनी बायोलॉजिकल सैंपल containing full copy of DNA, even a very small of DNA or ancient DNA can provide genetic material, है ना। छोटा सा बाल का टुकड़ा, सलाइवा, है ना, किसी ने स्नीज भी कर दिया, उससे भी डीएनए के बेसिकली हम प्रोफाइल कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में। सच सैंपल में इंक्लूड सलाइवा, एपिथेलियल सेल्स, बोन मैरो। एपिथेलियल सेल कौन सी होती है? ये देख रहे हैं स्किन। स्किन जो है आपकी पूरी की पूरी एपिथेलियल सेल से मिलकर के बनी हुई है। कंपैक्टली एक दूसरे के साथ ये सेल्स अटैच होती है, ये एक बैरियर का काम करती है। ठीक है, बैरियर का मतलब क्या है कि बाहर की चीजों को पेनिट्रेट नहीं होने देंगे। पता चला आपका लिवर खुला पड़ा हुआ था, तो किसी ने आके किसी चीज का अटैक हो गया है ना, तो ये क्या है, बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है एपिथेलियल सेल्स। आप देखो ऑर्गन्स के चारों, आपका लिवर आपकी किडनी के साथ नहीं जुड़ता ना कभी भी, सेपरेशन है एक, है ना, एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। पता चले लिवर और किडनी का फर्क ही नहीं पता चल रहा बॉडी के अंदर, है ना। तो ये क्या प्रोटेक्टिव लेयर है जो बेसिकली सेपरेशन का काम करती है। और ये जो स्किन है आपकी पूरी मिलकर के एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो इन सेल से लिया जा सकता है डीएनए। इवन आपने देखा होगा ना कि मेल्स में भी अगर कहीं पे किसी की स्किन का कोई बचा हुआ रेमिनेंट है, उससे भी डीएनए प्रोफाइलिंग हो सकती है ना। मेल से भी निकाल लिया जाता है वो सैंपल। बोन मैरो से, हेयर में फॉलिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलिए किसी की चोटी काटी और फिर कह दो कि डीएनए टेस्ट कराना है, इसका फॉलिकल होना चाहिए हेयर में, है ना। समझ लें, आगे करना हो तो उसके लिए बता रही हूँ कि अगर किसी का डीएनए टेस्ट भी कराना हो तो फॉलिकल के साथ हेयर निकालना। Whole genome cannot be sequenced at once because available methods of DNA sequencing can only handle short stretches of DNA at a time. अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है पूरे के पूरे डीएनए सैंपल को स्टडी कर सके। इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को स्टडी करना पड़ता है हमें। ठीक है, साइंटिस्ट में ब्रेक द जीनोम इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन स्टडी। ठीक है, इस मेथड को क्या कहा जाता है? क्लोन बाय क्लोन मेथड। ठीक है, एक और स्ट्रेटेजी हो सकती है कॉल्ड होल जीनोम मेथड, जिसमें ब्रेकिंग द जीनोम अप इनटू स्मॉल पीसेस, सीक्वेंसिंग द पीसेस एंड रीअसेंबलिंग द पीस इनटू द फुल जीनोम सीक्वेंस। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, स्टडी की, फिर से असेंबल कर दी सारी स्टडी को। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? होल जीनोम मेथड। और सबकी डिस्क्रीट अगर हम सारी वो रखेंगे, इंफॉर्मेशन रखेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? क्लोन बाय क्लोन। रीअसेंबल नहीं किया आप दोबारा उसको। एक जीन का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं एक्सोम, है ना। जीन का एक पार्ट है, ये क्या रिस्पॉन्सिबल है? मेकिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ये बनाता है क्या? 1% ऑफ एक्चुअल जीन होता है। ये जीन का 1% भाग होता है एक्सोम, और एक्सोम क्या करता है? बॉडी में प्रोटीन बनाता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, रादर देन सीक्वेंसिंग द होल जीन, मैनी जेनेटिक्स रिलाई ऑन एक्सोम मैप्स, कि एक्सोम का ही मैप कर लो, वही तो बना रहा है ना सारी चीजें, तो पूरा का पूरा जीनोम क्यों स्टडी करना। ठीक है, द नॉन एक्सोम पोर्शन इज ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द जीन। तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ऐसे तो, क्योंकि देखो दो पार्ट हो गए ना एक्सोम के, एक मतलब जीन के, एक तो एक्सोम और एक दूसरा नॉन एक्सोम। एक्सोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो हम उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, तो नॉन एक्सोम भी तो कुछ करता होगा ना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे की जाएगी? होल जीनोम सीक्वेंसिंग इसका आंसर है। It is the process of determining the complete DNA sequence of an organism at a single time. ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। तो इसमें तरीका दे रखा है, आप इसको पढ़ोगे ना। पहले क्या होगा? एक सेल ले लेंगे, साइंटिस्ट क्या करेंगे? एक सेल ले ली, सेल को क्या कर रहे हैं? केमिकल्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और इसको ओपन कर दिया सेल को। अब सेल में से क्या निकला? डीएनए। अब डीएनए की इंप्योरिटीज को रिमूव किया गया डीएनए के सैंपल से। अब फिर क्या किया गया? डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। अब ऐसे नहीं कैंची लेकर के नहीं बैठेंगे डीएनए को काटने के लिए, वो छोटा होता है, तो कुछ बायोमोलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सीजर्स का काम करते हैं। ठीक है, वो CRISPR-Cas9 वाली टेक्नोलॉजी सुनी है ना आपने, वही। ठीक है, और मैकेनिकली मशीन्स दैट कैन ब्लेंड एंड कट एंड ग्रिंड,
ठीक है, तो हम बायो एंजाइम्स का यूज कर सकते हैं, मशीन्स का यूज कर सकते हैं। तो डीएनए को पीसेज में कट किया, अब क्या किया, अब एक पूरा का पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया साइंटिस्ट ने, बहुत सारी कॉपीज बना ली हर फ्रेगमेंट की, और पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के तहत एक पूरी डीएनए लाइब्रेरी स्टैब्लिश कर ली। उसके बाद इस लाइब्रेरी को लोड किया गया एक सीक्वेंसर में, जिन्होंने ATC जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना जीन के, उनको स्टडी किया और डीएनए रीड कहा इस रिजल्ट को, जो स्टडी करने के बाद आया। डीएनए को रीड किया तो वो डीएनए रीड हुआ। सीक्वेंसर ने क्या किया, ये प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, ये सारी सीक्वेंस किलो हो गई आपकी डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, पूरा प्रोसेस कोई नहीं पूछने वाला, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि पहले सेल लेते हैं, सेल से डीएनए निकलता है, डीएनए की इंप्योरिटी रिमूव करते हैं, उसको कट करते हैं, फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, डीएनए रीड कहेंगे उसको, फिर वो सीक्वेंस में अरेंज कर देगा उसको सीक्वेंसर की हेल्प से। ठीक है, अलग टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो इन चीजों को जो है स्टडी करते हैं। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हमें हाई रेजोल्यूशन बेस टू बेस व्यू मिल जाता है जीनोम का, पूरा आइडिया हो जाता है कि क्या चल रहा है, पूरा अच्छा फोटो निकल करके आता है सामने। देन कैप्चर्स बोथ लार्ज एंड स्मॉल वेरिएंट्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉजेटिव वेरिएंट्स फॉर फर्दर फॉलोअप ऑफ द स्टडीज, कि किस जीनोम की वजह से क्या हो रहा है, किस जीन की वजह से क्या हो रहा है, ये सब पता चल जाता है। ये पूरा का पूरा लार्ज नंबर ऑफ डाटा एक बार में हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, देन इससे ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर इंसान, इसमें जेनेटिक ऑर्डर के जीन्स है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ना, ये जीन्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, BRCA1 BRCA2, ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि आपको ये जो ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ है, ये आपके जेनेटिक वेरिएंट की वजह से तो नहीं हुआ है। अगर है तो आपकी आने वाली जीन्स में भी हो सकता है, आपके आने वाली जनरेशंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से जेनेटिक्स जो है वो काम करता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पब्लिकली फंडेड का मतलब होता है लोगों ने आपस में पैसे देकर के इस प्रोजेक्ट को फंड किया है, पैसे दिए हैं। कोलैबोरेटिव रिसर्च है ये। क्या काम करना चाहती है, डीएनए की सीक्वेंसिंग करना चाहती है। ठीक है, कितने जीन्स की, लगभग 20,500 ह्यूमन जीन्स की स्टडी करना चाहती है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी है इसमें, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना। इंडिया का खुद का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर तो रहे हैं कंट्रीज मिलके, इनके साइंटिस्ट मिलके, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, डिजीज को अंडरस्टैंड किया जाएगा, म्यूटेशंस जो डिफरेंट कैंसर कॉज कर रही है उनका पता चल सकता है कि कौन से जीन की म्यूटेशन है, बेसिकली कैंसर है ना। एबनॉर्मली जब सेल्स ग्रो करने लग जाती हैं तो किस जीन से म्यूटेशन होने से सेल ग्रो कर रही हैं, ये पता लगाया जा सकता है। देन डिजाइन ऑफ मेडिकेशन एंड मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ देयर इफेक्ट्स, आपको ये पता चल गया कि इस जीन की वजह से ये बीमारी हो रही है, तो क्या मेडिसिन आपकी बेटर टारगेटेड नहीं होगी जो नई मेडिसिन बनाओगे। एक तो आपको रैंडमली पता ही नहीं किसकी वजह से हो रही है, तो आप दवाइयां देते जा रहे हो। फीवर आपको पता ही नहीं क्यों हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं, आप पीसीएम देते जा रहे हो, फिर किसी टेस्ट से आपको एग्जैक्टली ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन है जिससे फाइट करने के लिए बॉडी को फीवर हुआ है, तो आप जो मेडिसिन अगली बार दोगे वो बेटर टारगेटेड होगी, इंफेक्शन को टारगेट करेगी रादर देन फीवर। इंफेक्शन ठीक हुआ, फीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसी तरह की चीजें होती हैं जो आपको मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन देती है और मोर एक्यूरेट दवाइयां इन्वेंट कर पाते हो फिर आप। देन एडवांसमेंट इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन, क्रिमिनल्स को जल्दी पकड़ा जाएगा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी उनकी हमारे पास। अंडरस्टैंड एवोल्यूशन ऑफ मच एक्यूरेटली, ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए इसके बारे में ज्यादा एक्यूरेटली पता लगाया जा सकता है। आफ्टर दैट कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ जीनोमिक्स रिसर्च। ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आ गया जो इंडिया का है। कौन है इसमें, कौन क्या कर रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इनिशिएट किया है, जिसको जीआईपी कहा गया, कब, 2020 में। ठीक है, इसने क्या किया, 10,000 लोगों का जेनेटिक सैंपल इकट्ठा किया है, उनकी मर्जी से ही लेते हैं, ऐसे नहीं कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट था उसका जीन निकाल लिया उसको मतलब उसे रिसर्च करने लगे, नहीं, उनकी कंसेंट से
उनका जेनेटिक जो है सैंपल्स दिए गए और उसकी रिसर्च की गई, जीन मैपिंग की गई। ठीक है, इसमें 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस कंट्री के इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? जैसे सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे इंस्टीट्यूट्स, लैब्स। ठीक है, और ये कह रहे हैं इनको हेड कौन कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस बेंगलोर। ठीक है, इंडिया में ये सिनेरियो चल रहा है। एक और प्रोजेक्ट है इंडीजीन। ये भी इंडीजीन नाम समझ गए होंगे, इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में कुछ हो रहा है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, CSIR जिसको कहा गया। 6 मंथ लॉन्ग प्रोजेक्ट था ये। होल जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, कितने? 1008 इंडियंस के सैंपल्स की। ये याद रखना, होल जीनोम सीक्वेंस की गई थी। ठीक है, डाइवर्स एथनिसिटी के सैंपल थे, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से लोगों के सैंपल लिए गए थे, 1000 लोगों के, और उनकी सीक्वेंसिंग हुई थी। ये एक पार्ट है प्रोग्राम का जिसमें इंडीजीन इज अ प्रिकर्सर टू जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले इंडीजीन होगा, उसके बाद जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हुआ। ठीक है, प्रिकर्सर का मतलब होता है जो उससे पहले हो रहा होता है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्ड द हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB, CSIR एंड IGIB। ये लैब्स और ये इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है। ये देख लेना, ये प्रोजेक्ट है आपका एक इंडियन जीनोम वेरिएशन इनिशिएटिव नेटवर्क है, जो 2003 में 5 साल के लिए चला था। 6 कंस्टिट्यूएंट लेबोरेटरीज इसमें काम कर रही हैं आपकी CSIR की। इंडियन जीनोम वेरिएशन डेटाबेस कंसोर्टियम एक्टिविटी। कंसोर्टियम एक्टिविटी क्या होता है? जो बहुत सारे लोग या लैब्स मिलकर के बना रहे होते हैं एक चीज को। ठीक है, इंडियन जीनोम वेरिएशन इनिशिएटिव एस्टैब्लिश इन 2003। ठीक है, आफ्टर दैट जब कोविड हुआ था तब एक चीज चली थी, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, INSACOG। इसमें क्या था? 10 लेबोरेटरी इन्वॉल्व थी इंडिया की, जो 2020 में एस्टैब्लिश किया गया है कंसोर्टियम। ठीक है, कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द जीनोमिक चेंजेस ऑफ कोविड के जीन्स का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हुआ कि कैसे जीन चेंज हो रहा है, कैसे वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, मॉनिटरिंग इज डन थ्रू होल जीनोम सीक्वेंसिंग। पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करके मॉनिटर किया जाए। देखो, जब भी वो नया सैंपल आता था उसी के जीन्स लिए जाते थे और उसको स्टडी किया जाता था, है ना। देन नॉलेज जनरेट की इससे, ताकि और अच्छी वैक्सीन बनाई जा सके। हो गए ना हम रेजिस्टेंट धीरे धीरे। प्रोजेक्ट्स को याद रखना है। देखो, इसको पक्का याद रखना है, इन दोनों को चाहे रखो ना रखो, इंडीजीन को याद रखना है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को याद रखना है, और वो HIG को याद रखना है। इसके गोल्स क्या है ये पढ़ लेना एक बार, कि क्या गोल्स हो सकते हैं भाई जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को। रिसर्च जनरेट करना उसके बारे में पता लगाना। ठीक है, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर अवेलेबल होगी ये सब करने से। इनिशिएटिव वुड हेल्प फाउंडेशन पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर क्या? कि आपके जीन्स की स्टडी हुई, आपकी बीमारी के बारे में ज्यादा एक्यूरेटली पता चला। क्योंकि अभी क्या, दवाई तो भाई जिसको देखो, जिसको जुकाम हो रहा है सबके लिए एक दवाई है ना। आपको ये पर्टिकुलर तरह का जुकाम कैसे हुआ, तो मोर टारगेटेड ड्रग दी जा सकती है आपको। पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर कहते हैं इसे। ठीक है, हर इंसान के लिए अलग दवाई, है ना, जो ज्यादा बेटर काम करेगी। हमने कहा कि आपने सुना होगा ना, पुराने टाइम के लोग कहते थे कि मुझे तो ना इस डॉक्टर के पास जाके आराम लगता है। मे भी आपकी डिजीज को वो अंडरस्टैंड करता है बेटर वे में, आप पे और दवाई काम नहीं कर रही है। प्रायोरिटी एरियाज क्या हो सकते हैं? सम ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज प्रिसीजन हेल्थ। प्रिसीजन हेल्थ इसी को कहते हैं कि जब एग्जैक्टली आपको पता होता है कि ये बीमारी क्या है और कैसे हो रही है, इसको प्रिसीजन हेल्थ कहते हैं। आप आसपास में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, दवाई वेस्ट नहीं कर रहे, आप एग्जैक्टली बीमारी को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, देन रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर को टारगेट किया जा सकता है। आफ्टर दैट म्यूटेशन स्पेक्ट्रम ऑफ जेनेटिक एंड कॉम्प्लेक्स डिजीज को, जो इंडियन पॉपुलेशन को पर्टिकुलरली अफेक्ट कर रही है, उसको टारगेट किया जा सकता है। देन जेनेटिक एपिडेमोलॉजी ऑफ मल्टी फैक्टोरियल लाइफस्टाइल डिजीज। अब देखो, हर कंट्री के सिटीजन का अपना लाइफस्टाइल होता है। इंडिया में कुछ डिजीज यहाँ के लाइफस्टाइल के हिसाब से हो रही होंगी, है ना, तो उसमें रिसर्च की जा सकती है। ट्रांसलेशनल रिसर्च की जा सकती है। DNA टेक्नोलॉजी बिल आया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको वापस ले लिया था। बिल कभी भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। बिल क्या होता है? जो कभी एक्ट नहीं बना है उसमें पार्लियामेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहेगी। तो 19 में आया था ये, अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है,
तो इसके बारे में ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक रीडिंग ले लेना कि क्या चल रहा है इंडिया में डीएनए बिल को लेकर के, डीएनए को लेकर के कोई कानून है या नहीं है अभी हमारे पास। डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में मैं पता चल गया होगा ना कि व्हाट इज डीएनए। वो प्रोफाइलिंग क्या है, क्रिमिनल्स का अलग अलग डाटा रखना डीएनए के हिसाब से। पर काफी सारे लोग जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, दे आर सेइंग कि इससे प्राइवेसी वायलेट होती है। किसी इंसान का बहुत क्रिशियल एंड सेंसिटिव डाटा पब्लिक डोमेन में चला जाता है, तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। DNA index, first kind of initiative which allows generation of DNA profile from live samples like saliva and blood stains within 19 to 120 minutes. बस याद रखना कि this is DNA टेक्नोलॉजी। अच्छा, डीएनए प्रोफाइलिंग के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि डाटा लिया आपसे डीएनए को लेकर के, किसी भी क्रिमिनल से उसका डाटा ले लिया, उसका डीएनए ले लिया, इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। थ्रू डीएनए प्रोफाइलिंग हीनियस क्राइम कैन बी इजीली सॉल्व, है ना। आपके पास अगर हर किसी का डीएनए डाटा है, सपोज कंप्यूटर में सरकार के पास सबका डीएनए डाटा है, जैसे ही क्राइम हुआ वो मैच किया और फटाक से पता चल जाएगा किसने किया, है ना, बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू नैब क्रिमिनल्स। देन डीएनए प्रोफाइल टेकन फ्रॉम प्लेस ऑफ क्राइम कैन बी मैच्ड विद द सैंपल्स ऑफ क्रिमिनल्स। दिस टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग एक्सीडेंट विक्टिम्स। यहां भी इस्तेमाल हो सकता है कि कई बार बॉडी इस हालत में होती है कि आप उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, कोई आईडी प्रूफ उसके पास नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। डीएनए प्रोफाइलिंग कैन बी अ हेल्प। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स इज ऑल्सो पॉसिबल विद द यूज ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है। देन नुकसान क्या हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है ना, इंडिविजुअल की क्या कर रहा है, प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। वो नहीं चाहता अपने बारे में बताना, या उसका डाटा इतना पर्सनल डाटा पब्लिक डोमेन में क्यों हो, है ना। तो प्राइवेसी को लेकर ही कंसर्न है इनका बेसिकली। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस कुछ इश्यू की गई डीएनए प्रोफाइलिंग को लेकर के। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फोरेंसिक जेनेटिक हैज इश्यूड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि ये जो डाटा आप जेनेटिक डाटा ले रहे हो क्रिमिनल्स का या किसी भी इंसान का, उसके यूज की क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती है। ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि ये बेसिकली यूएसए के हिसाब से बनाई गई गाइडलाइंस थी। हाँ हाँ, अगर वो यूनिकनेस को एक नेगेटिव पॉइंट से यूज किया जाए, जैसे वो भी एक डिसएडवांटेज में है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे अभी रेड वो थे ब्लड ग्रुप्स थे, वो 2 रेड ब्लड ग्रुप मिले थे बिहार में, मुंबई में शायद, तो उनको एक नेगेटिव में यूज किया जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट और कर लो लास्ट, 100 के जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। इसमें एशिया के लोगों के जीन्स जो है वो स्टडी किए जाएंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड कंपनीज आर इन्वॉल्व विद 100 के जीनोम एशिया प्रोजेक्ट, जिसमें कौन लीड कर रहा है इसको, नैन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ठीक है। तो ये 100 के एशियंस का, जिसमें से 50,000 इंडियन इन्वॉल्व है, उनके जीएनए की होल जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। इसी को कहा गया 100 के जीनोम एशिया प्रोजेक्ट, ठीक है। एशिया के ही लोग होंगे, एक नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम है, फायदे के लिए काम नहीं कर रहा है। अनाउंस्ड एन एम्बिशियस प्लान टू सीक्वेंस 1 लाख एशियन इंडिविजुअल इन होप ऑफ एक्सेलरेटिंग प्रिसीजन मेडिसिन एप्लीकेशन फॉर एशियन पॉपुलेशन। एशिया के लोगों पर प्रिसीजन मेडिसिन आ सके, इसको लेकर के इसीलिए इन जीन्स को स्टडी किया जा रहा है। मैंने बताया कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं, तो एशियन कॉन्टिनेंट की डिजीज में भी डिफरेंट, तो उन पर्टिकुलर जीन को ही टारगेट करेगा। 12 साउथ एशियन कंट्रीज से पार्टिसिपेंट है, ठीक है। द फर्स्ट फेज प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन क्रिएटिंग फेज रेफरेंस जीनोम्स फॉर ऑल मेजर एशियन एथनिक ग्रुप्स। The sequencing of 1 lakh individual genome will be paired with microbiome, clinical and phenotype information to allow deeper analysis of the diseases.
डिजीज का डीपर एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से फिर प्रिसीजन हेल्थ केयर का इन्वेंशन करेंगे, जो पर्टिकुलरली किसको टारगेट करेगी, एशियन पॉपुलेशन को। नेशनल जीनोमिक ग्रिड, recently government has announced for setting up a national genomic grid. नेशनल जीनोमिक ग्रिड क्या है? एक तो ग्रिड कहते हैं, मतलब समझ जाना कि बहुत सारा डाटा इकट्ठा होगा वहां पर एक पॉइंट पर, किससे रिलेटेड, जीनोम से रिलेटेड, ठीक है। कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द कैंसर पेशेंट्स थ्रू नेटवर्क ऑफ पैन इंडिया कलेक्शन सेंटर्स। यस, पर्टिकुलरली कैंसर पेशेंट्स को, कैंसर के जीन को स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट है। तो डिफरेंट कैंसर पेशेंट्स से पूरे देश से सैंपल इकट्ठे करेंगे उनके कंसेंट से और उस पर स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्रिड टू बी फॉर्म्ड विल बी इन लाइन विद नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक, इसकी लाइन पर होगी जैसे ये है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में सेटअप है ये, इसमें सैंपल्स जाते हैं। बायोप्सी होती है ना, पता होगा आपको, बायोप्सी में क्या होता है कि आपका बॉडी के अंदर से सैंपल लिया जाता है जहां आपको कैंसर है, उसकी स्टडी की जाती है। तो ये सारे सैंपल्स को क्या करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा करेंगे उस ग्रिड में, ठीक है। नेशनल कैंसर टिश्यू बैंक क्या है, इज अ जॉइंट इनिशिएटिव किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, उनका जॉइंट इनिशिएटिव है। द बायो बैंक कलेक्ट्स कैंसर टिश्यू सैंपल विद द कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट्स जिनका अभी डायग्नोस हुआ है कैंसर, ठीक है। लगभग 20,000 जीनोम को स्कैन करेंगे इन नेक्स्ट 5 इयर्स। अब ये क्या होंगे, टारगेटेड, फिर क्या करेंगे, टारगेटेड जो बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट दे पाएंगे कैंसर पेशेंट्स को, कि पर्टिकुलरली जीन, इस जीन की वजह से कैंसर हो रही है तो ये दवाई है, इस जीन की वजह से हो रही है तो ये दवाई है, इस इंसान को हो रही है तो इसके लिए ये ज्यादा अच्छे से काम करेगी एज कंपेयर टू सब पे एक ही दवाई इंप्लीमेंट करने के। ये फायदा हो सकता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, डन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।